स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ वायरल से रिलेटेड बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से होता है, तो कुछ वायरल डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे वायरस डिजीज तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका एड्स है लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो क्लास 12th में हमें पढ़ना है वो है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड एक वायरस जनित बीमारी है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और जानेंगे किसके वजह से होता है, मतलब इसका पैथोजन कौन है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसमें कौन से आर्गन इफेक्ट होते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में कि वायरस से कौन से डिजीज होते हैं। तो पहला जो डिजीज है जो वायरस से होता है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है, मतलब ये समानतः कभी भी किसी पर्सन को भी कॉमन कोल्ड हो सकता है, जिससे इसका अगर किसी भी पर्सन को अगर इस वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब ये जनरल में होने वाली बीमारियां हैं, इसमें बहुत डेथ रेट बहुत निग्लेजिबल है। अब मान लीजिए कोई बहुत किसी बीमारी से पीड़ित अगर कोई जीव है, अगर कोई ये ह्यूमन बींग है, अगर तब ये बीमारी अगर हो जा रहा है, अगर वो लंग से रिलेटेड कोई डिजीज से हैविली इफेक्टेड है, तो उसमें ये जानलेवा हो जाता है। या फिर जो छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होती है और उनको कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो वो फिर निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और वो तब डेंजरस या लीथल हो जाता है। तो चलिए कॉमन कोल्ड का जानते हैं कि कॉमन कोल्ड किस पैथोजन की वजह से होता है। तो कॉमन कोल्ड जिस पैथोजन की वजह से होता है उसका नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस वो पैथोजन है जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है। और ये जो राइनो वायरस है ये कहाँ इन्फेक्शन करता है, तो ये इन्फेक्शन करता है नोज में, और जो रिस्पायरेटरी पैसेज है जैसे ट्रैकिया है या जो लंग के प्राइमरी ब्रांकस सेकेंडरी ब्रांकस हैं उनमें इन्फेक्शन करता है। अब नोज में कुछ म्यूकस बनाने वाली सेल्स होती हैं, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उन म्यूकस बनाने वाली सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग के साथ साथ वो क्या करने लगते हैं, ज़्यादा म्यूकस का सेक्रेशन करने लगते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन में थोड़ा स्वेलिंग आ जाएगी, रिस्पायरेटरी ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो वायरस है, फर्स्ट इसका जो साइट है इन्फेक्शन का वो नोज है, और रिस्पायरेटरी पैसेज मतलब जो भी रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले आर्गन हैं जिनके थ्रू एयर लंग्स में जाता है, उन आर्गन पे ये इफेक्ट करता है। अब ये फैलता कैसे है, तो जिस व्यक्ति को मान लीजिए कॉमन कोल्ड हुआ है वो जब खांसता है या छींकता है, या फिर खांसने छींकने के बाद किसी ऑब्जेक्ट पर उसके ड्रॉपलेट जो हैं, खांसने छींकने के बाद जो उसके माउथ से या उसके नोज से जो ड्रॉपलेट रिलीज होते हैं, या तो डायरेक्ट किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बर्तन पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ गया, और या उसने उस अपने हाथ से नोज को साफ किया और उसने किसी ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, जिस ऑब्जेक्ट को एक हेल्दी पर्सन टच करता है, और वो फिर अपने नोज को या माउथ में उस हैंड को डालता है या उससे बिना हैंड वॉश किए भोजन ले लेता है, तो वायरस जो होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर इंटर कर जाता है। और जब वो हेल्दी पर्सन के अंदर इंटर करता है तो उसमें भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, और ये लगभग 7 दिन का पीरियड है। पहले से दूसरे दिन ये इसके सिम्टम दिखना स्टार्ट होंगे, तीसरे दिन ये इसके सिम्टम बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे और उसमें स्नीजिंग कॉफिंग बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। फिर धीरे धीरे चौथे 5वें दिन से धीरे धीरे 7वें दिन तक कॉफिंग होगी और धीरे धीरे फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये कॉमन कोल्ड से होने वाली समस्या है। दूसरा जो है कि इसमें होता क्या है, कैसे आप जानोगे कि आपको कॉमन कोल्ड हो गया है। तो पहला जो ये है मेथड है कि आपको नेजल कंजेशन मतलब नाक जाम, नाक आपको लगेगा कि नाक के रास्ते आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो, और नाक से बहुत ज़्यादा म्यूकस का सेक्रेशन होगा। नाक से बहुत ज़्यादा क्या होगा, म्यूकस का सेक्रेशन होगा। साथ ही साथ गले में खराश रहेगी, गले में लगेगा कि कुछ अटका हुआ है, आपको इसी तरह गले में खराश महसूस होगी। बार बार कफिंग होगी, लगेगा कि कितने लंग्स में कफ जम गए हैं। सर में दर्द रहेंगे और थकान महसूस होगी।
अगर ये सब लक्षण दिख रहे हैं, नजल कंजेशन, म्यूकस का डिस्चार्ज होना, थ्रोट में मतलब गले में खराबपन, कफिंग हो मतलब खांसी आए, हेड अटैच हो मतलब सिर में दर्द हो, थकान महसूस हो, तो उस कंडीशन में ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम हैं। ये इंडिकेट करता है कि आप कॉमन कोल्ड से इफेक्टेड हो गए हैं। तो ये सबसे मोस्ट कॉमनली पाए जाने वाला वायरस जनित डिजीज है। चलिए दूसरे हम पैरासाइट्स हैं, जिसे प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ के बारे में जानते हैं कि प्रोटोजोआ से डिजीज़ कैसे होते हैं और कौन से डिजीज़ होते हैं। तो एक मलेरिया है, मलेरिया बीमारी है जो जिस बीमारी को काज करने वाला ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लाज्मोडियम स्पेसी। अब कई स्पेसीज हैं इसके, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से भी मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से भी मलेरिया होते हैं, और प्लाज्मोडियम मलेरिया से भी मलेरिया होता है। ये सब क्या है, प्रोटोजोन है जो मलेरिया डिजीज जो है ह्यूमन बीइंग में डेवलप करते हैं। अब ये जो पैथोजेन है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास कैसे आते हैं। तो जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड पर्सन यानी जिसको मलेरिया हुआ है उसको काटेंगी और काट करके फिर हेल्दी पर्सन को काटेंगी, तो वो जो ये पैरासाइट है वो इन्फेक्टेड पर्सन से ला करके हेल्दी पर्सन के अंदर क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है। और जब ये इंजेक्ट कर देती है यानी उस पर्सन को भी कुछ दिन बाद जब मलेरिया हो जाता है तो उसको कुछ सिम्टम दिखेंगे, जैसे हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज़ बुखार चढ़ेगा, और जब बुखार उस पर्सन को चढ़ेगा तो खूब कपकपी होगी, मतलब खूब उसको ठंड महसूस होगी। तो इस तरह से अगर कैरेक्टरिस्टिक दिखे तो वो इंडिकेट कर रहा है कि उस पर्सन को क्या हो गया है, मलेरिया हो चुका है। मलेरिया को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर, पूरी मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, तो आगे अभी हम आपको पढ़ाएंगे इसको। लेकिन चलिए दूसरा जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है उसको जान लेते हैं, जिसका नाम है एमोबियासिस। एमोबियासिस एक डिजीज है जो प्रोटोजोआ से होता है। अब इस एमोबियासिस डिजीज में होता क्या है, तो इसका एक पैथोजेन है जिस पैथोजेन का नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोन है वह हाउस फ्लाई मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ह्यूमन बीइंग का जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जाकर वहाँ इन्फेक्शन करता है, और इन्फेक्शन करने के बाद ये उसमें मतलब घाव बनाना स्टार्ट करता है। अब बात रही सिम्टम क्या दिखेंगे इसके, जिस पर्सन को एमोबियासिस हो जाएगा उसको कैंसिपेशन मतलब गैस बनना स्टार्ट होगा, पेट में दर्द रहेगा, क्रैम्प्स मतलब जैसे पेट में आपका वो होगा, जैसे लगेगा कि हल्का फुल्का हमेशा मीठा दर्द बना रहा है, बार बार उसको टॉयलेट जाना पड़ेगा, और जब टॉयलेट जाएगा तो टॉयलेट में मतलब वो भी जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके साथ म्यूकस उसके बॉडी से बाहर रिलीज होंगे, और कभी कभी तो म्यूकस और ब्लड भी आते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या उसके स्टूल के में मिक्स होकर के म्यूकस और ब्लड भी आते हैं। ये कॉमनली जो बीमारी है ये गर्मियों के सीज़न में देखती है, क्योंकि एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है उस सीज़न में मोस्ट एक्टिव रहते हैं। जब बरसात होती है और टेम्परेचर हाई रहता है उस समय इनका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं गांव में आँव जो लोग कहते हैं आँव पड़ता है, जिसमें एक रेड आँव हो जाता है जिसमें ब्लड क्लॉट भी आने लगता है, क्योंकि ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज करने लगता है। तो जो डैमेज करता है तो जो ब्लड वेसल है वो टूटते हैं, तो ब्लड क्लॉट जो होते हैं म्यूकस और स्टूल के साथ बाहर आते हैं। तो ये प्रोटोजोन से रिलेटेड बीमारी है। अब आइए फंगल से रिलेटेड एक बीमारी हम पढ़ लेते हैं जो बहुत मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। एक फंगल से रिलेटेड बीमारी है जिसका नाम है रिंग वर्म। रिंग वर्म जो है कि एक फंगल से रिलेटेड बीमारी है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे फैलता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो रिंग वर्म डिजीज काज करता है उस पैथोजन का जो नाम है वो है ट्राइकोफाइटान और इपिडर्मोफाइटान। ये माइक्रोस्पोरम ये भी जो है पैथोजन है, ये सब फंगस हैं। और ये फंगस का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो रिंग वर्म डेवलप होता है। ये स्किन से रिलेटेड बीमारी है, मतलब ये अगर
इस पैथोजन का इन्फेक्शन बॉडी पे होता है तो स्किन पर रिंग वर्म का फॉर्मेशन होगा, और उसके सिम्टम अभी हम आपको बताएंगे आगे कि क्या क्या सिम्टम होते हैं, कैसे आप जानेंगे कि आपको रिंग वर्म हो चुका है। लेकिन उससे पहले हमें जान लेते हैं कि ये फैलता किससे है। तो ये जो है कि रिंग वर्म जो फैलता है, जैसे अगर किसी पर्सन को रिंग वर्म हुआ है और वो जो टॉवेल यूज कर रहा है उसका आप यूज करेंगे तो वो इन्फेक्शन आपके पास आ जाएगा। वो जो कपड़ा पहन रहा है उसको आप यूज करेंगे तो वो इन्फेक्शन आपको हो जाएगा। वो जो कंघी यूज कर रहा है उसका यूज अगर आप करेंगे तो आपको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये फंगस आता कैसे है स्किन पर, इसका स्किन पर पहले कैसे आएगा, तो ये फंगस जो होता है सॉइल में पहले पाया जाता है, और सॉइल से ये किसी हेल्दी पर्सन को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ये हेल्दी पर्सन के पास आ जाता है। फिर हेल्दी पर्सन अब डिजीज में कन्वर्ट हो गया तो अब इसके द्वारा जो टॉवेल यूज किया जाएगा, क्लॉथ या कंब, अगर कोई दूसरा हेल्दी पर्सन अगर यूज करता है तो उसको भी ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अब इसके सिम्टम क्या दिखेंगे, तो स्किन जहाँ पर ये इसका इन्फेक्शन हो रहेगा वो ड्राई हो जाएगा, सूखा सूखा रहेगा, और स्केली मतलब उस पे से स्किन छूटने लगेंगे, उसके जिस पोर्शन पे ये इसका इन्फेक्शन आएगा वो स्किन छूटने लगेंगे। और बहुत ही बॉडी के जो जहाँ जहाँ इसका इन्फेक्शन हुआ होगा वहाँ पर बहुत तेज़ों से, जैसे एक प्रकार से इचिंग का मतलब है खुजली होगी। ये सब लक्षण हैं जो रिंग वर्म में दिखते हैं, और ये सिम्टम अगर दिखे तो रिंग वर्म हो चुका है। तो फिर आप जाके मार्केट से एंटी फंगल ड्रग्स लो, और उस एंटी फंगल ड्रग्स का यूज करके आप इस डिजीज़ से बच सकते हो। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मलेरिया का जो है लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। अगले वीडियो में हमारा जो होगा मलेरिया का लाइफ साइकिल।